स्वागत है आपका वेब हिंदी डॉक्यूमेंट्री में। सन के चारों तरफ घूमते हुए अर्थ और मार्स हर 26 महीनों में एक बार इतनी करीब आ जाते हैं कि मिशन लॉन्च किया जा सकता है। 5 दिन मौसम खराब रहा और फिर स्पिरिट जाने के लिए तैयार था। 10th जून 2003। लॉन्चेस का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन कामयाब रहता है, लेकिन सक्सेस रेट 100% नहीं है। हो सकता है कि आपका दिन खराब हो तो सब कुछ किया धरा खत्म, इट्स गॉन। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हर कोई अंदाजे लगा रहा था कि मार्स कैसा दिखता होगा। ये ऐसा था जैसे ये आखिर है क्या। वो एकदम नई खोज थी। ये एक अजीबोगरीब मार्शियन रॉक है। दूसरी दिखाई रॉक से कंपेयर करें तो ये रॉक्स लेयर्ड हैं। ये चीज बताती है कि इसका एक पॉसिबल ओरिजिन ये है कि ये लिक्विड वाटर में बनी थी। हमें बिल्कुल नहीं पता कि वहां क्या हुआ था, और इसकी ब्यूटी ये है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो इसका जवाब देगा। हमारे पास गिज़मोस की टूल किट, हमारा रोवर है जो हमें इसके सारे जवाब बतलाएगा। रोवर्स में एक हाईटेक फील्ड जियोलॉजिस्ट की टूल किट थी। आर्म के सिरे पर कई इंस्ट्रूमेंट्स थे रॉक्स और मिनरल्स की पहचान करने के लिए। 4 जोड़ी स्टीरियो कैमरा से ये दुनिया को 3 डायमेंशंस में देखते हैं। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो एक फ्रेम को जोड़कर कलर पैनोरामास देता है। फिल्टर्स इंसानी आंखों को ना दिखने वाली डिटेल्स को बढ़ा देते हैं, और एक स्पेक्ट्रोमीटर उन मिनरल्स की तह में जाता है जो शायद पानी में बने हों। नेविगेशन और प्लानिंग के लिए उनमें ब्लैक एंड व्हाइट स्टीरियो विजन होता है, और डेक के नीचे फिश आई कैमरास मार्स को ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, पीछे और आगे देखते हुए। अपॉर्चुनिटी उन चट्टानों की तरफ बढ़ा और उसने जल्दी ही कुछ कमाल की चीजें पता लगाई। ये मार्स के एक हैरत अंगेज मिस्ट्री नॉवल के अंदर जाने जैसा है, जहां हर 2-1 सोल बाद आपके हाथ एक नया सुराग लगता है। पहले बीबी के आकार के छोटे छोटे गोले जमीन पर बिखरे और पत्थरों में धसे दिखाई दिए, मफिन में ब्लूबेरीज की तरह। ये एक सरप्राइज जैसा था। I mean, ये आखिर है क्या? पता चला वो हेमेटाइट था, ऑर्बिट से दिखा वो मिनरल जिसकी वजह से ही वो यहां आए थे। अर्थ पर ये छोटे छोटे गोले बनाता है जैसे पानी में डूबी इन चट्टानों में है। इसके बाद उन्हें सल्फर रिच मिनरल्स मिले जो सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने से बनते हैं, और आखिर में बहते पानी से पत्थर पर बने लहरों के निशान, वक्त में ठहरे पत्थर बनी रेत के जैसे। इस सब का इशारा अरबों साल पहले के जमाने की तरफ था, जब पानी, असल में सल्फ्यूरिक एसिड, जमीन पर ही नहीं बल्कि सरफेस पर भी बहता था। ये एक नया मार्स था। हम में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसकी उम्मीद की थी जो हमें मिला था। तकरीबन हर चीज एक सरप्राइज थी। हम आधे नींद में थे, हमें आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नींद का झोंका बार बार आए जा रहा था। बहुत थकाने वाला था ये सब, लेकिन हमारे अंदर जोश उमड़ रहा था, एंड इट वॉज जस्ट सो मच फन। साइंटिस्ट के नाते मुझे पहली बार इतना मजा आया था। इट वॉज जस्ट फैबुलस। अपॉर्चुनिटी सोल 57। अपॉर्चुनिटी की टीम जीत की घोषणा करके पास के एक नए टारगेट की तरफ बढ़ी, जबकि स्पिरिट अब भी गुसेव क्रेटर की वेस्टलैंड में फंसा हुआ था। वो प्लेनेट के 2 अलग हिस्सों में थे। वो 2 बहुत डिफरेंट साइट्स थी और दोनों को बेहद अलग एक्सपीरियंसेस हुए थे। बहुत मुश्किल आ रही थी स्पिरिट के साथ। अपॉर्चुनिटी टीम बहुत दिनों तक खुशी महसूस करती रही, जबकि स्पिरिट टीम उतनी खुश नहीं थी। मैं उनसे कहता, देखो चाहो तो अपॉर्चुनिटी की साइड चले जाओ। वो कहते नो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका दिल स्पिरिट की कामयाबी देखने के लिए उसी में अटका था। अपॉर्चुनिटी रोवर बेशक लकी है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने स्पिरिट पर काम किया है तो स्पिरिट मेरा फेवरेट रोवर है, क्योंकि स्पिरिट ने हर वो काम किया जो उसे सौंपा गया।
स्क्वायर्स जानते थे कि स्पिरिट को आगे बढ़ना होगा और दूर दिखती पहाड़ियां ही वो अकेली जगह दिखी जहां जाकर मिशन को बचाया जा सकता था। कोलंबिया हिल्स 2.5 किलोमीटर दूर थी। व्हीकल अपने लाइफ टाइम में 600 मीटर तक जाने के लिए बना था। ओके, वो डिजाइन रिक्वायरमेंट से 4 गुना दूर थी। ये दूरी बहुत ज्यादा थी। पता नहीं था कि व्हीकल ये कर पाएगा कि नहीं। इंजीनियर्स भी कंफ्यूज थे। मुझे याद है उन्होंने कहा था हम यहां जाएंगे। What do you mean? आप उन हिल्स के ऊपर जाएंगे? Well, इसमें तो 90 दिनों से कहीं ज्यादा वक्त लगेगा। गुड लक। इसकी तो शायद रास्ते में ही जान निकल जाएगी। He said no, हम जाएंगे। I said okay, आप ड्राइव करो, कीज आपके पास हैं। गुड लक। 90 सोल के हमारे मिशन में हम 100वें सोल पर थे। वारंटी एक्सपायर हो चुकी थी। किसी नई जगह पर पहुंचने का मतलब यह होता कि हम व्हीकल से इतना ज्यादा काम कराएं जितना संभालने के लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया है। नहीं तो लावा ही दिखता रहेगा मिशन के एंड तक। जहां स्पिरिट कोलंबिया हिल्स की तरफ बढ़ा, वहीं अपॉर्चुनिटी के सामने नई चुनौतियां आ गईं। एंड्योरेंस क्रेटर को पहली बार देखा तो जैसे होश ही उड़ गए मेरे। हम उसके मुहाने तक गए तो वहां कई जगह चट्टानें खड़ी दिखाई दी। मतलब ये ऐसी जगह थी जहां जरा सी गलती हुई नहीं कि लिटिल रोवर चट्टान से गिरकर डेड हो जाता। लेकिन नीचे खुली चट्टान ललचा रही थी। गहरी चट्टानें एक मौका देती हैं मार्स के इतिहास में और पीछे देखने का। हम मार्स पर ड्रिलिंग नहीं ले गए थे, लेकिन मार्स ने इम्पैक्ट क्रेटर्स की शक्ल में हमारे लिए ये शानदार होल्स खोदे हुए थे जो हमारे लिए विंडो की तरह थे, सरफेस में झांकने के लिए। हम सब उसमें जाना चाहते थे। I mean, हम बेहद अहम चीज के मुहाने पर खड़े थे जैसी मार्स पर पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। हमारे पास रोवर था और हम जानते थे कि ये कर सकता है। क्रेटर में हर कोई जाना चाहता था, लेकिन बहुत होशियारी के साथ। उसमें उतरना दिक्कत की बात नहीं थी। सवाल था कि क्या अपॉर्चुनिटी वापस बाहर आ पाएगा, क्योंकि रोवर से चढ़ाई चढ़ने की कभी उम्मीद नहीं की गई थी। हमें पहले कभी इसे इसकी लिमिट्स तक टेस्ट नहीं करना पड़ा था, बस रिक्वायरमेंट्स राय करना होता था। हमें यहाँ के अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ा था और नासा हेडक्वार्टर्स वालों को भी कि हम इस व्हीकल को ना डैमेज करेंगे ना कहीं अटकने देंगे। फ्रैंकली, अगर हम इन रॉक्स पर 25 डिग्रीज पर नहीं चढ़ पाए तो इस क्रेटर में नहीं जा पाएंगे। हर किसी को वो डिसीजन अप्रूव करना था, क्योंकि इसमें कामयाब न होने पर मैं नहीं चाहता था कि कोई टेबल के नीचे से सिर निकाल कर बोले मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछते तो मना कर देता मैं। नो, मैं चाहता था कि जब हम क्लिफ से नीचे उतरे तो एक दूसरे का हाथ थामे हो। 15 up, 10 down. पहले उन्होंने अपने पास मौजूद रोवर के साथ कुछ टेस्ट किए और वो आसानी से चढ़ गया। मैं ये देखकर हैरान था कि ये इतनी खड़ी चढ़ाई कितनी खूबसूरती से चढ़ता है, चाहे वो पथरीली ही क्यों ना हो। 32 डिग्रीज ऊपर तक। इट वाज अमेजिंग। जून 2004 में नासा ने एंड्योरेंस क्रेटर में जाने को ग्रीन सिग्नल्स दिए। अपॉर्चुनिटी की किस्मत अब जेपीएल में उन चंद खुशकिस्मत ड्राइवर्स के हाथ में है जो असल में रोवर्स को ऑपरेट कर रहे थे, साइंटिस्ट की डायरेक्शंस को ऐसी कमांड में ट्रांसलेट करते हुए जो एक रोबोट समझ सकता है। वो अपने दिन मार्स के वर्चुअल एनवायरनमेंट में बिता रहे थे, जिसे रोवर्स में लगे कैमरे बनाते थे। इसकी अमेजिंग चीजों में से एक है ये सेंस, जैसे कि आप वहीं पर हो। अगर आप मार्स पर हैं तो आपके सामने ठीक ऐसा ही नजारा होगा। हमने ऐसा व्हीकल बनाया है जिसमें इंटरनेशनली ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज हैं। इनकी हाइट एक आदमी की जितनी है, 20-20 विजन है। आप उस वक्त ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप मार्स को छू रहे हों, आप खुद वहां मौजूद हों। अब हम एक रिमोट रोबोट के साथ काम नहीं कर रहे, हम तो इसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मार्स पर ही हैं। रेडियो सिग्नल्स को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लगते हैं, इसलिए इन्हें रियल टाइम में नहीं चलाया जा सकता। असल में आप रोवर को प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जॉयस्टिक नहीं है। ओके, यू नो, गो 10 मीटर्स फॉरवर्ड, 5 डिग्रीज मुड़ो, देखो कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, अपनी प्रोग्रेस मेजर करो।
अगले दिन पिक्चर्स के आने तक उन्हें नहीं पता होता कि ड्राइव कितनी कामयाब रही। रोवर की सेफ्टी इन लोगों के अपना काम ठीक से करने पर डिपेंड करती है। ओके, पैन कैम कैमरा चलाने वाला आदमी रोवर को क्लिफ से हरगिज नहीं उतारेगा, इसे सैंड ड्यून में नहीं फंसाएगा। ये रोवर ड्राइवर्स का काम है। रोज रोज किसी को इस बात की टेंशन नहीं होती कि रोवर्स के साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन आज मैं सारी कमांड्स को सीक्वेंस में लाऊंगी जो इस रोवर को आगे बढ़ाएंगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो दिस इज ऑन मी। स्पिरिट लावा के मैदान में 8 हफ्तों तक धीमे कदमों से बढ़ते हुए कोलंबिया हिल्स के बेस पर जा पहुंचा। हो सकता है ऊपरी ढलानों पर कुछ काम की चीजें मिल जाएं, लेकिन वहां पहुंचना भारी चुनौती होगी। स्पिरिट के सोलर पैनल्स उसकी पावर के इकलौते सोर्स पर धूल जमने लगी थी, जिससे वो उससे आधी एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे जितनी वो पहले किया करते थे, और वो मार्स की अपनी पहली सर्दियों का सामना करने वाला था। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि विंटर पीरियड सरवाइव कर पाएंगे। हम कोलंबिया हिल्स के बेस पर पहुंचे उस मिशन के 156वें दिन, जो मिशन 90 दिन का होना था। मौसम बदल रहा था। स्पिरिट मार्स के सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसका मतलब यह है कि विंटर में सन नॉर्दर्न स्काई में नीचे होता जाएगा, नीचे और नीचे होता जाएगा, और जैसे ही ये नीचे होगा सोलर रेस से मिलने वाली पावर कम होती जाएगी, और कम और कम, तब तक हमें कोई रास्ता निकालना होगा। ज्यादा पावर पाने के लिए उसके सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ झुकाना जरूरी था। रोवर में हमने टिल्ट मैकेनिज्म तो बनाया ही नहीं था। उसे सन की तरफ टिल्ट करने का एक ही तरीका था कि पूरे रोवर को ही सन की तरफ टिल्ट कर दिया जाए। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि हम एक हिल पर थे। अगर वो ऐसा रास्ता लें जिससे पैनल सूरज की तरफ झुके रहें, तो शायद स्पिरिट सर्दियों में भी सरवाइव कर पाए और साथ ही पहाड़ों पर भी चढ़ पाए। उन्हें कम से कम 7 महीने इसी रास्ते पर रहना होगा। मार्स सूरज का चक्कर लगाने में 2 अर्थ ईयर्स लेता है, इसलिए मार्स की सर्दियां 2 गुनी लंबी होती हैं। लेकिन अब उनके पास एक मौका था। ये साफ होता जा रहा था कि इस रोवर की लाइफ शायद हमारी उम्मीद से ज्यादा लंबी है। अपॉर्चुनिटी ने मार्स की अपनी पहली सर्दियां एंड्योरेंस क्रेटर के अंदर एक धूप में नहाई ढलान पर बिताई। क्रेटर की दीवार के अंदर के पत्थरों की सैंपलिंग ने मेरिडियानी में पानी की कहानी में वक्त की गहराई और बढ़ा दी। सॉल्टी एसिडिक पानी लाखों नहीं तो सैकड़ों हजार साल तक जमीन पर बहता रहा। अपॉर्चुनिटी सोल 291। गर्मियां लौटने पर वक्त था नई चीज की खोज में आगे बढ़ने का, लेकिन एंड्योरेंस क्रेटर से किसी बहुत अलग सी जगह जाने का फासला काफी लंबा था। सबसे ऑब्वियस टारगेट था करीब 6 किलोमीटर साउथ में एक बड़ा सा इंपैक्ट क्रेटर, नाम था विक्टोरिया। एंड्योरेंस से गहरा मतलब यह मौका था वक्त में और पीछे झांकने का। हमारे मुंह से निकला वाव, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? 6 किलोमीटर साउथ में। याद रहे ये 6 गुना ज्यादा था रोवर की डिजाइन डिस्टेंस कैपेबिलिटी से। वैसे देखने में रास्ता आसान था, इसलिए उन्होंने विक्टोरिया क्रेटर की तरफ रुख करने का फैसला किया। स्पिरिट सोल 400। स्पिरिट 6 महीने से कोलंबिया हिल्स पर चढ़ रहा था, सूरज की तरफ झुके सोलर पैनल्स के सपोर्ट से पहली सर्दियों को झेलता हुआ। वैसे इस वक्त तक उन पर इतनी धूल जम चुकी थी कि जल्दी ही वो इतनी पावर स्टोर करने के काबिल नहीं रहेगा कि मार्स की सर्द रातों को झेल जाए। पावर घटती गई, घटती गई, घटती गई, और स्पिरिट बेशक एंड के करीब पहुंच रहा था। और फिर एक दिन व्हीकल से हवा का एक तेज झोंका टकराया, जिसने सोलर एरेस से धूल झाड़ दी, और हमारे सामने ब्रांड न्यू रोवर था। इसके पीछे सिर्फ हमारी किस्मत थी। स्पिरिट ने अपने डेक की यह पिक्चर भेजी थी सफाई से पहले, और ये साफ होने के एकदम बाद। जैसे इसे जीवनदान मिल गया। जितनी पावर यूज कर सकते हैं हमें उससे ज्यादा मिल रही थी। I mean,
आफ्टरनून में हमें व्हीकल को बंद करना पड़ता था ताकि ओवर हीटिंग ना हो। ये तो वास्तव में कमाल की बात थी। हम व्हीकल को रात में चालू करके स्टार्स, मार्स के मून की तस्वीरें लेते। हमने कमाल की चीजें की। हम स्टार गेजिंग कर रहे थे। हम दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, ऊपर देखते हुए, रात में स्टार्स को देखते हुए। इसने हमारे एक्सपीरियंस में एक बिल्कुल नई डायमेंशन जोड़ दी। इसने हमें दिखाया कि मार्स की रात कैसी होती है। ज्यादा पावर होने से अब स्पिरिट के पास हस्बैंड हिल नाम की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करने का मौका था। स्पिरिट पर काम करने वाले सब वहां पर जाना चाहते थे। वो वहां लिक्विड वाटर का पता लगाने नहीं, बल्कि हिल पर चढ़ने के लिए जाना चाहते थे। स्पिरिट माउंटेन क्लाइंबर बन गया था और अब वो करने का मौका था जिसे पहले किसी क्लाइंबर ने नहीं किया था। स्पिरिट कह सकता है कि उसने ही किसी दूसरे प्लैनेट की चोटी पर पहले चढ़ाई की थी। अपॉर्चुनिटी सोल 446। जहां स्पिरिट चढ़ाई कर रहा था, वहीं अपॉर्चुनिटी उस रास्ते में अटक गया था जो विक्टोरिया क्रेटर तक का आसान रास्ता माना गया था। वहां दूर तक रेत के नरम टीले थे। वहां एक भी पत्थर या दूसरा कोई खतरा नहीं दिखा था। तो हमने सोचा कि हम आंखों पर पट्टी बांधकर इस एरिया में सेफली ड्राइव कर सकते हैं। हम ऐसी ड्राइविंग टेक्निक यूज कर रहे थे जिसे मोटे तौर पर आंखें बंद करके धड़धड़ाते हुए चलते जाना कह सकते हैं। सोल 446 सब अचानक से थम गया था। मिशन कंट्रोल में पिछले सोल की तस्वीरें दिखाई दी। देखा कि अपॉर्चुनिटी के व्हील्स हब्स तक रेत में गहरे धंसे थे। व्हील्स सरफेस पर जम गए थे और 50 मीटर के बराबर रेत में ही घूम रहे थे, जबकि हम सोच रहे थे कि वो मेरिडियानी प्लानम सरफेस पर ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, जबकि वो रेत में धीरे धीरे गहरे और गहरे अंदर धंसते ही चले जा रहे थे। ये तकरीबन डेथ ट्रैप जैसा था। आगे क्या करना है ये तय करने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी सिचुएशन में पहला रूल होता है कि कोई बेवकूफी की हरकत ना करे। वैसे तो हमें इस मुसीबत में फंसना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसे और न बिगाड़ा जाए, इसे बाहर निकालने में तुक्के न मारें। JPL में एक मार्शियन सैंड ड्यून बनाया गया। वैसी ही कंसिस्टेंसी पाने के लिए अलग अलग तरह की पाउडरी क्ले और रेत मिलाई गई। फिर टेस्ट रोवर लाया गया। 2 हफ्ते लगाकर एस्केप प्लान ढूंढने की कोशिश की गई। 2.5 साल बाद पता चला कि ऑप्टिमल टेक्निक है इसे रिवर्स में डालकर तेजी से पीछे लाया जाए। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाकर इसका पता लगाया जा सके, बस कोशिश करनी पड़ती है। मार्स रोवर में तेजी से पीछे लौटना स्लो मोशन में होता है। मार्स पर हमें व्हील्स को 192 मीटर्स की दूरी पर जितना घुमाना होता था, व्हीकल को 1 मीटर चलाने के लिए उसमें कई दिन लगे। हम उन्हें हद से हद 4 मीटर 8 मीटर ही घुमा पाते थे। अगले सुबह आकर देखते तो हमें बस ये इतना ही बड़ा दिखता था। सोल 484 अपॉर्चुनिटी आखिरकार ट्रैप से आजाद हुआ। रेत में ऐसे फंसने को पर्गेटोरी कहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी का मौत से पहला सामना था, लेकिन ये आखिरी नहीं था। सितंबर 2005 में साल भर की चढ़ाई के बाद स्पिरिट हस्बैंड हिल नाम की चोटी पर पहुंचा। वो वहां उस हिल के टॉप पर ऐसे खड़ा था जैसे उसने किसी दूसरे प्लेनेट पर जीत हासिल कर ली हो। वो वहां अपने आसपास की दुनिया देख रहा था। उसने जो नजारा दिखाया, आई लव हिम फॉर दैट। बाकी चीजों के अलावा हमने सोचा कि हम किस्मत वाले हैं कि हम मार्स पर माउंटेन पर चढ़े थे। क्या बात है।
अगली सर्दियों के लिए उन्होंने चोटी से अगला टारगेट चुना, होम प्लेट नाम का एक लो मेसर, जिसके ठीक पीछे धूप से नहाई पहाड़ियां थीं। Spirit sold 779. 165 सोल्स बाद स्पिरिट होम प्लेट से आगे बढ़ चुका था और सर्दियां पास होने के चलते मकूल हिल की तरफ जा रहा था। हमने पिछली विंटर हस्बैंड हिल की नॉर्थ फेसिंग स्लोप पर चढ़कर बिताई थी और इसीलिए हमने तय किया कि हम मैककूल हिल पर जाएंगे और सोलर एरेस को सन की तरफ झुकाए रखकर वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पिछली विंटर में अपनाई थी। हालांकि आगे का राइट व्हील खराब हो गया था, उसने घूमना बंद कर दिया था। ये बड़े खराब वक्त पर हुआ था क्योंकि हम स्लोप्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे मैककूल हिल की ओर और उस व्हील के ठीक से काम न करने से हम चढ़ नहीं सकते थे। JPL में उन्होंने 5 व्हील ड्राइविंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। पता लगा कि पीछे की तरफ ड्राइव करना ज्यादा आसान था, जाम हुए व्हील्स को घसीटते हुए, लेकिन इससे रोवर रास्ते से अलग जाकर ड्राइव्स को और उलझा देता। हर रोज हमारे पास सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की पावर होती थी और हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस लिखनी होती थी। कभी कभी तो सिर्फ 5 मीटर ड्राइव की कोशिश में हमें 400 कमांड्स लिखनी होती थी। आप ग्रोसरी स्टोर में हैं और आपकी शॉपिंग कार्ट का एक व्हील अटक जाए और आप उसे आयल में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त स्पिरिट को ड्राइव करना काफी कुछ वैसा ही है, बस वो 48 करोड़ किलोमीटर दूर है और आप एक कीबोर्ड से उसे चला रहे हैं। हम एक बार फिर से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। सीजन बदल रहा था, पावर रोज कम होती जा रही थी, हर कोई नर्वस होने लगा था और तभी हम अटक गए। हम फंस गए। वो रेत की दलदल जैसी थी और हम उसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थे, ओ माय गॉड, क्या हम यहीं अटके रह जाएंगे? क्या रोवर यहीं खत्म हो जाएगा? हमारे पास वक्त वाकई बहुत कम है, सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त है, जिसके बाद स्पिरिट में रात में सर्वाइव करने लायक एनर्जी नहीं बचेगी। और लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उसका वक्त पूरा हो गया है। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने स्पिरिट को ट्रैप से निकाल लिया, लेकिन तब तक मकूल हिल पर पहुंचने के हिसाब से बहुत देर हो चुकी थी। इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि व्हीकल को ड्राइव करने और इसे चलाए रखकर पूरी विंटर में नई साइंस और नई जगहों को ढूंढने के मेरे सपने मर गए हैं। 100 मीटर दूर की चीजों को भी भूल जाएं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अब आगे क्या करना है? उन्होंने पास की एक जगह तय की जहां उन्हें सूरज की तरफ कम से कम झुकाव मिल जाए, और यही किया हमने। 7 महीने हम वहीं रहे और सरवाइव किया। Spirit sold 1179. गर्मियों की वापसी पर स्पिरिट फिर से बढ़ने लगा, पीछे की तरफ जैम व्हील्स को घसीटते हुए, जो एक गड्ढा सा बनाता जा रहा था। एक दिन हम ड्राइव कर रहे थे उस लिटिल वैली से, तो हमने उस गड्ढे की तस्वीरों पर नजर डाली जो उस दिन बना था। उसमें एक स्पॉट दिखा जहां सॉइल प्रैक्टिकली व्हाइट स्नो जैसी चमक रही थी। इसने हमारा ध्यान खींचा। पता चला कि यह चीज 90% से ज्यादा प्योर सिलिका है। नॉट कॉर्ड्स, ये बीच साइड नहीं है, ये एमॉर्फस सिलिका है, बिल्कुल ओपल। अचानक हमें लगा कि हमारे हाथ एकदम नई और अलग चीज लगी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्थ पर इस तरह का सिलिका हॉट स्प्रिंग्स या वोल्केनो की स्टीम वेंट्स में बनता है। और इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अर्थ पर आप हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स पर देखें तो ये वहां माइक्रोबायल लाइफ से भरे दिखते हैं। नाउ आई डोंट नो कि वहां माइक्रोबायल लाइफ है कि नहीं। हम वहां फॉसिल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स तो लेकर नहीं गए थे, लेकिन ये इस तरह का एनवायरनमेंट है जो शायद कुछ सख्त जान माइक्रोब्स के लिए बहुत ज्यादा सही रहा हो, और ये चीज इसे काफी इंपॉर्टेंट जगह बना देती है। स्पिरिट ने 90 दिन के अपने मिशन के 1200वें दिन अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरी की, और चांसेस हैं कि अगर व्हील खराब ना होता तो ये ना हो पाता। सितंबर 2006 में मेरिडियानी के मैदान में करीब 2 साल बिताने के बाद अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रेटर के किनारे पहुंचा। बोल की चौड़ाई 800 मीटर है और इसका साइज एंड्योरेंस से 5 गुना है।
पहली बार किनारे से जो नजारा दिखा वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे ग्रैंड कैनियन पर आ गए। मतलब सब सामने था, पर आप उस तरह तैयार नहीं होते उस बहुत बड़े नजारे के लिए जो आप देखने वाले थे। मार्शियन हिस्ट्री के लाखों साल चट्टानी दीवारों पर उभरे हो सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए उन्हें और पास जाने की जरूरत थी। अपॉर्चुनिटी तलाशी अभियान के लिए आगे बढ़ा, जो करीब 1 साल तक चलने वाला था। क्रेटर की दीवार के साथ साथ ये एक रिस्की ड्राइव थी। हम लिटरली किसी दूसरे प्लेनेट पर एक क्लिफ के ऊपर बहुत ही धीमी चाल से चला रहे थे सैकड़ों लाख डॉलर के व्हीकल को। अगर आप ठीक टिप तक ड्राइव कर सके उन प्रोमेंटरीज में से एक को ठीक छोर तक, तो आप अपने कैमरे से अगली प्रोमेंटरी को शूट कर सकते हैं, जो शायद 30, 40, 50 मीटर्स दूर हो। आपके सामने थी ये शानदार क्लिफ वहां खुले में। लेकिन उस नजारे के लिए एज तक पहुंचना जरूरी था। ओके, तो हम क्लिफ के एज पर हैं और हमने रोवर को ठीक से नहीं चलाया तो ये होगा, रोवर नीचे गिर जाएगा। तो हमें पक्का करना है कि रोवर क्लिफ के इस तरफ ही रहे। रास्ते में मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने 322 किलोमीटर ऊपर से तस्वीर ली थी, जिसमें अपॉर्चुनिटी की रिस्की ड्राइव के निशान थे। मेरे हिसाब से तो वो इमेज प्लैनेटरी रोबोटिक्स की हिस्ट्री के शानदार कामों में से एक को रिप्रेजेंट करती है। उस ड्राइव को कामयाबी से कर पाना, टाइम आफ्टर टाइम, जहां साइंटिस्ट्स कह रहे हो, ओ गेट क्लोजर, वी हैव गॉट टू गेट क्लोजर। इट वाज इनक्रेडिबल, कमाल की ड्राइव थी। अपॉर्चुनिटी सोल 1155। 7 महीने बाद वो किनारे से काफी कुछ देख चुके थे और अंदर जाने को तैयार थे। अंदर सबसे सही जगह लगी वो स्पॉट जहां पहली बार क्रेटर में उतरने के बाद वो आए थे। तो अपॉर्चुनिटी वहीं लौटने लगा था जहां से वो 200 सोल्स पहले आया था, जो रास्ता था एक खतरनाक आंधी का। आमतौर पर मार्स पर मौसम से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें एक बड़ा एक्सेप्शन है। करीब हर 3 साल में एक जबरदस्त धूल भरी आंधी चलती है। मार्स पर हमारी पहली समर्स में ये नहीं आई, दूसरी समर में भी नहीं आई, लेकिन मार्स पर हमारी तीसरी समर में ये आई और बढ़ती हुई ये ग्लोबल स्टॉर्म बन गई। पूरे प्लेनेट पर अंधेरा कर दिया। मेरिडियानी प्लानम पर जहां अपॉर्चुनिटी था, वहां से आसमान में देखने पर पता नहीं चलता था कि सन कहां है। अपॉर्चुनिटी सोल 1220। सोलर पैनल्स पर जितनी डायरेक्ट सनलाइट पहुंच रही थी, वो एक साफ दिन के मुकाबले 1% से भी कम थी। पावर बचाने के लिए जेपीएल में उन्होंने रोवर के सारे सिस्टम्स बंद कर दिए, सबसे अहम सिस्टम्स को छोड़कर। उनका डिजाइन ऐसा नहीं था कि वो डस्ट स्टॉर्म को झेल जाएं। रोवर सोलर पावर्ड हैं, उन्हें काम करते रहने के लिए धूप चाहिए। तो हर रोज हम कई चीजें बंद करके पावर बचाते हैं, लेकिन हर चीज तो बंद नहीं की जा सकती ना, क्योंकि रोवर को वार्म रखना भी जरूरी है। जो चीज व्हीकल को गर्म रखती है, वही कंप्यूटर को भी चला रही है। और इसलिए एक बड़ा डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था कि कंप्यूटर को इतना चलाएं कि ये वार्म रहे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि बैटरीज डाउन हो जाएं। हम तो बस राइट ऑन द एज थे, यानी बर्बादी के कगार पर। मार्स के दूसरे हिस्से में धूल उतनी भारी नहीं थी और स्पिरिट के सामने दिक्कतें कम थीं। लेकिन विक्टोरिया क्रेटर में अपॉर्चुनिटी गंभीर संकट में था। जल्दी ही पावर इतनी कम होने वाली थी कि रोवर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता जब तक कि बैटरीज को रिचार्ज करने लायक धूप ना आती। कुछ ही दिनों में मामला खतरनाक हो सकता था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी के डेथ बेड पर बैठे हों और वेट कर रहे हों और सोच रहे हों कि क्या ये बचेगा, क्या ये लौट कर आएगा, क्या ये फिर से हमसे बातें कर सकेगा। ये बहुत ही बुरा एहसास होता है। हालात ये हो गए
कि मेजरमेंट्स तक नहीं ले पाए ये पता लगाने के लिए कि हालत कितनी खराब थी। बस बैठे देखते रहे उसे। हमारे पास ट्राई करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, ठीक उसी वक्त आसमान साफ होने लगा और 6 हफ्तों से बना संकट आखिरकार टल गया। रोवर अब भी लकी रहा। हवा के झोंके ने अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल साफ कर दिए और वो वापस काम पर जुट गया। गुसेव क्रेटर में स्पिरिट आंधी को झेल गया, लेकिन धूल बैठने पर वो उसमें धंस गया और सर्दियां एक बार फिर दस्तक दे रही थीं। हमें स्पिरिट के लिए ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां ये मार्स पर तीसरी विंटर झेल सके, और इस पॉइंट पर रोवर डस्ट स्टॉर्म से इतना गंदा हो चुका था कि 12 डिग्री के टिल्ट पर भी उसे साफ नहीं कर सकता था। हमें 30 डिग्री की स्लोप चाहिए थी। ये वो रोवर है जो 30 डिग्री की स्लोप चढ़ सकता है। इस मौके पर एक ही रास्ता था कि होम प्लेट के पार नॉर्थ रिम की तरफ ड्राइव की जाए, ताकि स्पिरिट किनारे से पीछे आकर अपने सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ झुका सके। हमारे पास करीब 40 दिन थे वहाँ पहुँचने के लिए, और पावर सिचुएशन के खराब होने की वजह से हम रोज ड्राइव नहीं कर सकते थे। एक व्हील खराब थी तो हम ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए हमें रोज टाइम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना था। तो हमने होम प्लेट के टॉप से ड्राइव शुरू की इस पार्किंग स्पॉट तक पहुँचने के लिए, लेकिन हम सीधी सैंड ट्रैप में जा पहुँचे। इसे कहते हैं टार्टरस, सबसे निचले लेवल का हेल। इतनी गहरी रेत से भरा एक माइक्रो क्रेटर कि स्पिरिट के 5 व्हील्स तक उसे पार नहीं कर सकते थे। हम एक तरह से फंस गए थे वहां। पीछे के 2 व्हील जमीन के ऊपर थे, इसलिए काम नहीं कर रहे थे। आगे का राइट व्हील डेड था, तो 6 व्हील व्हीकल में अब एक्चुअली सिर्फ 3 व्हील्स थे जिनके भरोसे ही कुछ हो सकता था। ऐसा लगने लगा कि हम वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। व्हीकल तक धूप पहुँच ही नहीं रही थी। अगर उस हालत में बाहर नहीं निकल पाते तो रोवर की मौत जैसे हमारे सामने थी। बचने की कोशिश करने के लिए एक रास्ता था, लेकिन ये होम प्लेट के ठीक छोर पर था। बाहर निकलते हुए जरा सी भी मिसकैलकुलेशन स्पिरिट को किनारे से गिरा सकती थी। हमारे पास जो भी ट्रिक थी हम ट्राई कर चुके थे। अगर वो ड्राइव काम नहीं करता तो शायद मिशन ही खत्म था। हमने सीक्वेंस बनाई और रोवर को भेज दी। हम में से बहुत लोग उस दिन सो नहीं पाए। सोल 1388, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वो शायद सबसे क्रूशल ड्राइव थी जो स्पिरिट ने कभी की थी। एंड इट वर्कड। हम टार्टरस से बाहर आ गए और होम प्लेट से पार होकर 30 डिग्री स्लोप पर धीरे धीरे उतरे। इसी वजह से हमारे पास मार्स पर अपनी तीसरी विंटर बिताने के अच्छे आसार थे। ये रोवर्स अब काफी पुराने हो गए हैं, थोड़े आर्थरेटिक जैसे होते जा रहे हैं। अब वो इतने अच्छे से नहीं देख पाते क्योंकि कैमरे पर धूल जमती जा रही है, जिससे उनका विजन धुंधला होता जा रहा है। कितना कुछ झेला है इन्होंने। I mean, जिन परेशानियों से वो निकले हैं, जिन्हें उनके साथ हमने भी झेला है, इससे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है। इतने सालों में इतना कुछ साथ करें तो रिलेशनशिप गहरी हो ही जाती है। हम खुद को इन व्हीकल्स के बहुत करीब मानते हैं। ये हमारी बॉडीज ही हैं जिनके जरिए हम मार्स पर गए। हम इस पॉसिबिलिटी का सपना देखते हुए बड़े हुए कि एक दिन हम दूसरी दुनिया में कदम रखेंगे। रोवर्स में हम खुद को देख सकते हैं। उन्होंने इतने दिन काम किया, ये चीज आपको एहसास कराती है कि दे आर डिटरमिन्ड। डिटर्मिनेशन यानी मेटल की बॉडी में मौजूद, इसका एहसास इसी तरह होता है। सबसे बढ़कर है इनमें ये काबिलियत कि ये वो कर सकते हैं जो कोई इंसान करता है। रुकना, यहां वहां देखना, वो इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो देयर। अपॉर्चुनिटी, सोल 1650। सितंबर 2008 में 700 सोल्स बाद विक्टोरिया क्रेटर में अपॉर्चुनिटी एक नामुमकिन दिखने वाले सफर पर बढ़ा। 11 किलोमीटर का मैदान पार करके विक्टोरिया से भी बड़े क्रेटर की तरफ। नाम था एंडेवर। इट लुक क्रेजी, बट हम और करते भी क्या। हमारा काम विक्टोरिया क्रेटर में पूरा हो चुका था। हमने बाहर देखा और
चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ वही सब दिखता था। एंडेवर क्रेटर पहुंच से बहुत दूर दिखता था, लेकिन यह एक ही गोल था जो मुझे रोवर के जाने लायक लगा, और हम बढ़ चले। होम प्लेट से आगे बढ़ते हुए सूरज की तरफ झुककर स्पिरिट ने मार्स पर अपनी तीसरी सर्दियां पार की। अपने सोलर पैनल्स पर अब भी धूल की परत की वजह से ये अपनी ताकत से बहुत कम पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, मगर वक्त था आगे बढ़ने का। स्पिरिट होम प्लेट के नॉर्थ की तरफ था। साइंटिस्ट साउथ की तरफ का इलाका एक्सप्लोर करना चाहते थे। रोवर ड्राइवर्स के सामने दिक्कत थी कि वहां कैसे जाया जाए जहां साइंटिस्ट जाना चाहते थे। सबसे छोटा रूट था होम प्लेट को सीधा पार करना, लेकिन खराब व्हील्स की वजह से स्पिरिट वापस चढ़कर किनारे पर नहीं आ पाया। उन्होंने ईस्ट साइड से कोशिश की, लेकिन वो नरम जमीन में पहुंच गया और उसे वापस लौटना पड़ा। उन्हें आखिरकार अनजान इलाके से गुजरता लंबा रास्ता लेना पड़ा। सोल 1886 वो होम प्लेट की वेस्ट साइड के साथ साउथ की तरफ ड्राइव कर रहे थे। ये इलाका बिल्कुल वैसा ही दिखता था जहां से हम पहले सैकड़ों बार गुजर चुके थे, लेकिन मार्स अजूबों से भरा पड़ा है। जो जमीन ठोस लग रही थी वो बारीक परत थी, और व्हील्स उस बहुत ही ज्यादा फ्लफी सॉफ्ट जगह पर घूमने लगे। रोवर को कोई ट्रैक्शन ही नहीं मिला। हम अपने इंजर्ड व्हीकल को एक बहुत ही खराब रास्ते से गुजार रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके बारे में हमें पता था और हम यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ जाने का यही एक रास्ता है। बचने की कोशिश में गड्ढा और गहरा होता गया और फिर हालात और खराब हो गए। एक दिन हम उन टेरेन मॉडल्स को बड़े ही गौर से देख रहे थे और हमने पाया कि उस रोवर के नीचे एक रॉक थी। ये किसी नाइटमेयर की तरह ही है, क्योंकि रोवर का डिजाइन ऐसा है कि आप एक जगह पर पहुंच गए हैं, अटक गए हैं और आपके व्हील जमीन को टच नहीं कर रहे हैं। जब जब भी हम वहां फंसे तो हमारे माथे पर बल पड़ गया कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो उन ज्यादातर हालातों से बदतर था। हालत इतनी खराब थी कि स्पिरिट को कोई कमांड भेजने से पहले उन्हें कुछ टेस्ट करने पड़े। ठीक वैसे जैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी के फंसने पर किए थे, उन्होंने मार्स पर स्पिरिट के अटकने की नकल तैयार की। एक टेस्ट रोवर के साथ वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। सबसे बड़ी दिक्कत नीचे की चट्टान थी। आर्म के छोर पर लगा माइक्रोस्कोपिक कैमरा 2.5 इंच से आगे फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन रोवर के नीचे देखने का वही एक जरिया था। तब भी वो ये नहीं बता सके कि उन्हें चट्टान ही दिखी जो रोवर को अटका सकती है, या कोई और पत्थर है, या फिर वो इसमें उलझे थे भी कि नहीं। हालांकि ये साफ था कि अगर वो और नीचे धंसते तो मामला और खराब हो जाता। और सच में जैसे ही वो व्हील्स घुमाते वो और गहरे धंसते जाते। बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं था और हर कोई ये जानता था। हाल बहुत ही खराब है, लोग बहुत मुश्किल में हैं, हम सब मुश्किल में हैं। अगर रोवर को बाहर निकालने का कोई रास्ता है तो हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। वैसे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। महीनों बाद भी स्पिरिट फंसा ही हुआ था। सर्दियां फिर से पास आ रही थीं और रोवर खतरनाक हालत में था। सोलर पैनल्स भी सूरज से दूर थे। वक्त बीतता जा रहा था। हमारी तमाम टेस्टिंग के बाद हमने एक प्लान बनाया जो हमें लगा काम करेगा। हम इसे मार्स पर ट्राई करने के लिए तैयार थे। उन्होंने ऐसा घुमाव लेते हुए पीछे हटने का सोचा जिससे शायद स्पिरिट चट्टान से निकल जाता, लेकिन फिर एक और व्हील जाम हो गया। आगे का राइट व्हील तो पहले ही खराब था। 2 डेड व्हील्स के साथ रोवर का हिलना मुश्किल था। ये थी हालत, और दूसरा व्हील बैठते ही बस छुट्टी हो गई। मार्च 2010 में स्पिरिट ने तय कम्युनिकेशन सेशन में कोई सिग्नल नहीं भेजा।
पावर की भारी कमी के चलते लगा रोवर हाइबरनेशन मोड में चला गया। कोई सर्वाइवल हीटर्स नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बस गर्मियों के सूरज का इंतजार था ताकि उसकी बैटरीज रिचार्ज हो जाएं। तब भी हमें बहुत उम्मीद थी। हम मानते थे कि वो इससे बच निकलेगा। सितंबर 2010 तक गुसेव कार्टर में स्प्रिंग लौट आया था और इसके साथ लौटी थी संभावना कि स्पिरिट जागेगा और सिग्नल भेजेगा। हम एक बहुत एक्सटेंसिव रिकवरी एफर्ट में लगे हुए थे। रोवर को कमांड्स भेज रहे थे इस उम्मीद में कि किसी तरह का रिस्पांस मिल जाए। अगले 10 महीनों के दौरान उन्होंने 1000 से ज्यादा कमांड्स भेजी। डीप स्पेस नेटवर्क पर उन्होंने स्पिरिट के चैनल्स पर नजर डाली कि किसी सिग्नल का कोई सुराग मिले। कभी कभी उन्हें लगता था कि कुछ क्लू मिला है। स्पिरिट ने कई बार मुसीबतों के बीच से निकाला था। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये सोचा होगा कि वो इस बार भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाएगा। पर इस बार नहीं। 2011 के स्प्रिंग आते आते स्पिरिट को खामोश हुए 1 साल हो चुका था। मैं उसको बहुत मिस कर रहा था और ये मानना बहुत मुश्किल था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और ये मानना कि ओके, उससे जो हमें लास्ट सिग्नल मिला था वो हमें अब दोबारा नहीं मिलेगा। लोग उम्मीद बांधे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लोगों को अब ये मान लेना होगा कि मार्स पर स्पिरिट का टाइम शायद पूरा हो गया है। और 6 महीनों तक उन्हें बीच बीच में कुछ सिग्नल्स मिलते रहे, लेकिन मिशन खत्म हो चुका था। उसने अलविदा कहा कोलंबिया हिल्स से दूर, होम प्लेट के बगल में अपनी लैंडिंग साइट से मुश्किल से तय किए 7 किलोमीटर के रास्ते पर। मुझे यही लगा कि रोवर से बाइज्जत दूर होने का एक तरीका होगा कि उससे काम लेते हुए विदा करना, और यही हुआ है स्पिरिट के साथ। हमने इसे इस हद तक थकाया कि और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मतलब जितना काम हम अपनी क्रिएशन से ले सकते थे उतना काम हमने अपनी क्रिएशन से लिया। ये एक ऑनरेबल फेयरवेल है। हम इसके वापस ठीक होने की उम्मीद इसलिए लगाते रहे क्योंकि हमें अगले दिन काम पर लौटकर अपॉर्चुनिटी को ऑपरेट करना होता था। हमारे पास तब भी एक लिविंग रोवर तो था ही। स्पिरिट का मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब भी मेरिडियानी के मैदानों में धीमे कदमों से बढ़ रहा था। 2011 के शुरुआती दिनों में उसे एक छोटे से सेंटा मरिया नाम के क्रेटर के रिम पर देखा गया था, उसकी ओरिजिनल लैंडिंग साइट से करीब 25 किलोमीटर दूर। लेकिन अभी उसे 3 साल के अपने सफर में कई किलोमीटर दूर मौजूद एंडेवर क्रेटर तक पहुंचना है। 3 साल एक लंबा वक्त था। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा दिन। ये एक जैसा रूटीन कभी कभी मीटियोराइट से टूटता था। आई थिंक रोवर्स की भेजी कुछ बहुत ही जबरदस्त इमेजेस जरूर अपॉर्चुनिटी के पीछे उस जगह की होंगी जहां से हम आए थे। उनसे मार्स के दूर तक के फैलाव का एहसास होता है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होने का एहसास। ये बेचारा रोवर उस जगह से बहुत दूर है जहां से ये आया है, लेकिन अभी से और आगे अपनी मंजिल तक जाना है। कैप्टन के लॉग की तरह अपॉर्चुनिटी के कैमरे ने एंडेवर क्रेटर तक के लंबे सफर को रिकॉर्ड किया। ये बहुत कुछ उसकी याद दिलाता है। जैसे आप सोचें कि आप सेलर हैं, एक सेलिंग शिप है जो लंबे वक्त से सी में है। हम इसे फ्लैट ओशियन से ले जा रहे हैं और दूर एक आइलैंड जैसा उभरता दिखता है। ओशन से एंडेवर क्रेटर के रिम जैसा दिन ब दिन पास पास आता जाता है और लगता है जैसे किनारे आ लगा हो। जब हम क्रेटर के रिम पर पहुंचे तो हर चीज बदल गई। अपॉर्चुनिटी सोल 2681 वो जैसे एक नई लैंडिंग साइट हो, एक नया मिशन। हमारे लिए एक नई खोज थी, सच में एक नई खोज थी।
अब हमें एक बिल्कुल अलग जियोकेमिस्ट्री दिखती थी, बिल्कुल अलग जियोलॉजी। सबसे मजेदार बात तो थी कि हमें बहुत बहुत कंसंट्रेटेड डिपॉजिट्स मिले क्ले मिनरल्स के। और क्लेज एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती हैं वाटर के बारे में, उससे जो हमने पहले देखी थी। क्लेज उस वाटर की कहानी बताती हैं जिसे आप आसानी से पी सकते हैं, वो वाटर जिसका पीएच न्यूट्रल है, वाटर जो न सिर्फ लाइफ के लिए कहीं ज्यादा सूटेबल रहा होगा बल्कि लाइफ के शुरू होने के लिए भी अच्छा रहा होगा। ताजे पानी के सबूत कहते हैं कि बहुत साल पहले मार्स पर शायद जीवन को उभरने का मौका मिला था। एंशिएंट हॉट स्प्रिंग्स भी यही कहानी कहते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ये साबित करने निकले थे कि फेलियर के खतरे के बावजूद मार्स पर एक्सप्लोर करने लायक बहुत कुछ है। सरफेस पर कभी वाटर होने की डिस्कवरीज के मायने थे, हम पीछे लौट रहे थे। तमाम इमेजेस और नजारों ने मार्स को लेकर हमारी सोच ही बदल दी थी। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी पहले रोवर्स थे जो किसी दूसरे प्लैनेट पर कैमरे लेकर गए थे। जब आपका नजरिया किसी चीज को लेकर लगातार बदलता है तो आप एक्सप्लोरर नहीं बल्कि इंसानों की तरह एक्सप्लोर करते हैं। पहली बार हमारा व्यू यही था जब हमने मार्स को देखा। एक्सप्लोरेशन में इस रेवोल्यूशन ने ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं कि हमें किस तरह की चीजें करनी चाहिए। उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आर्म्स, लेग्स, आईज प्रोवाइड करनी चाहिए जिन जगहों पर हम जाएं। 10 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। हमने मार्स के सरफेस पर दूसरे मिशंस पहुंचा दिए हैं। हम वहां और भी मिशंस को पहुंचाने में जुटे हुए हैं और हम ये सब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। आज वो मार्स पर हैं और आज जिस तरह के स्पेसक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए वो प्रिमिटिव हैं। अगली बार जब कोई इंसानी आंख उन्हें देखेगी तो वो हो चुके होंगे एंशिएंट। आई रियली होप कि आगे उन्हें देखने वाला परख लेने वाली नजर से ही देखेगा, बिकॉज आई कैन इमेजिन कोई उन रोवर्स की तरफ बढ़ेगा, उन्हें देखेगा, उनकी एक्सपोज्ड वायरिंग्स और चीजों पर लिपटी टेप को देखेगा तो सोचेगा वाह, इसे जल्दी में बनाया गया है।